से स्टार्ट कर दी मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है। ओके, हमने आयशा के साथ कर लिया था। फौजिया आप रह गई थी। फौजिया आप रेडी हैं? फौजिया है नहीं हमारे साथ अभी। सर इस अभी उस्मान ने कहा था, शायद उस्मान देना ठीक है, चाह रहे हैं। उस्मान आप आ जाइए। ऐसे भी एक नजर चेक करना चाह रहा था। जी उस्मान, प्लीज शुरू करिएगा। जी सर, एक सेकंड। सर ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी उस्मान नजर आ रही है। तो ये हमारा SRS डॉक्यूमेंट है और हमारी जो प्रोडक्ट है वो लोन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम डिप्लॉय करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। रिसेंटली हमने HBFC में इसकी डिप्लॉयमेंट की है और बेसिकली टॉप से स्टार्ट कीजिए प्लीज। जी। टाइटल पेज से स्टार्ट करें प्लीज। यहाँ से टाइटल ये हमारा सर वो लिखा हुआ है लोन मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमने HBFC के लिए डेवलप किया है। और आ जाओ नीचे आ जाओ। जी प्लीज। तो मेरा तो रोल वैसे प्रोग्रामिंग का होता है, मगर हमें इस पे उसकी क्या कहते हैं चीज़ों को देखने के लिए हमें इसकी हेल्प पड़ रही होती है। ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि HBFC की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट के लिए वैसे तो हमारी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बनी हुई प्रोडक्ट है जो कि बैंकिंग में चल रही है, मगर HBFC ने कुछ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कस्टमाइज कराया था। तो फिर हमें अपने स्पेशलाइज एरिया में आके उसके अंदर अमेंडमेंट की। जैसे कि पहले HBFC का क्राइटेरिया ये था कि उसका तमाम सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, यानी कि 52 उनकी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांचेस के अंदर उनका अपना डेटाबेस होता था। डे एंड के ऊपर तमाम लोग अपनी डेटाबेस को एक शेयरिंग लोकेशन पे रखते थे, फिर वो एक डेटाबेस का बंदा उन तमाम डेटाबेस को मर्ज करता था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा लॉस भी हो जाता था। तो ये सब उनकी प्रॉब्लम्स थी। तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हमसे एक सोल्यूशन मांगा। तो बाकी उसमें उनका अपना एक बिजनेस भी इन्वॉल्व हुआ, जिन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स बताई अपनी, और फिर उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने सिस्टम डेवलप किया। अब हमारे पास दो टाइप के कस्टमर्स होते थे HBFC में। एक तो वॉक इन कस्टमर है और एक वो है कि जो हमारा लोन एप्लीकेशन वेबसाइट से अप्लाई करना चाह रहा है, क्या वो चेक कर रहा है कि मैं कितना लोन अवेल कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, बिजनेस फ्लो डायग्राम है कि कस्टमर अगर क्या कहते हैं वेबसाइट के थ्रू आता है तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है। अगर वो डायरेक्ट ब्रांच कस्टमर से डील करता है तो कैसे क्या तरीक़ेकार है, और कॉल सेंटर के थ्रू अगर आ रहा है, ये तीसरा टैब जो है वो कॉल सेंटर के थ्रू आ रहा है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। सबसे पहले ब्रांच में विजिट करता है, बताता है कि मुझे इतना लोन रिक्वायर्ड है, मेरी ये सैलरी है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो सबसे पहले हमारा सिस्टम इस चीज़ को वैलिडेट करता है कि क्या इस बंदे ने ऑलरेडी किसी जगह से लोन अवेल तो नहीं किया हुआ। जैसे कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है स्टेट बैंक का, ECI भी हम उसकी निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसने ऑलरेडी अवेल किया हुआ या नहीं किया हुआ। एक फिर ब्रांच वो जब अपना करा के चला जाता है, उसके बाद अगर उसको वो वापस नहीं आ रहा तो 15 डेज के बाद ब्रांच मैनेजर उससे फीडबैक लेता है। ये सिस्टम उसको खुद ब खुद पॉपुलेट करेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स विजिट कर रहे होते हैं ब्रांचेस। तो ये एक पूरा क्राइटेरिया है कि CRO 48 आवर्स के बाद ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ब्रांच मैनेजर 15 डेज के अंदर उसका फीडबैक लेगा। अगर फीडबैक यस होगा तो उसका केस आगे पुट अप किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत इनिशियल लेवल की है। वंस आपकी ये हमारी क्या कहते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव जो वो है बिजनेस फ्लो, वो ये है कि जैसे ही वो इनरोल्ड हो जाता है हमारे पास ब्रांच मैनेजर उसको कन्विंस कर लेता है लोन के लिए और वो क्राइटेरिया पे उतरता है, तो उसकी प्रायर अप्रूवल ली जाएगी कि क्या ये इस अमाउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को लीगल वेरीफाई किया जाएगा। ये सब पहले डिसेंट्रलाइज मोड पे हो रहा था, अब एक एप्लीकेशन है सेंट्रलाइज चल रही है। हेड ऑफिस रिक्वेस्ट आएगी, हेड ऑफिस में लीगल टीम होगी, वो ये वैलिडेट करेगी कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे तो नहीं है,
ये प्रॉपर्टी इतनी मालियत की है जितनी मालियत का ये लोन अवेल करना चाह रहा है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। यानी कि अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम इजी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन शुरू में कराया गया था कि ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट्स आए, कोई भी प्रोडक्ट आ जाए, वो उस तरीके से उसको अवेल कर ले। जैसे इस अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उसमें 3 टायर्स हैं। शुरू में 5 इयर्स आपका कम इंटरेस्ट रेट लगेगा, 5 के बाद 10 इयर्स आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, और फिर 10 इयर्स से 20 इयर्स के बाद रेट चेंज हो जाएगा। अब आपको रेट चेंज होना, 5 साल के लिए एक बंदा 20 साल के लिए लोन ले रहा है, उसके हवाले से उसकी टेस्टिंग करना, पूरी 20 दिन की टेस्टिंग करना, 20 साल के लिए टेस्टिंग करना डेटा के ऊपर, उसकी पेमेंट्स किस तरीके से आ रही हैं, ये सारी चीजें इस बिजनेस फ्लो डायग्राम के अंदर बताई हुई हैं। इसमें से अगर इस डायग्राम से कोई चीज पूछनी हो, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही हो या कोई इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो तो बताएं, मैं इसको बताना चाहूंगा। अच्छा, मुझे ये चीज बताइएगा कि जो ECIB आप लोग स्टेट बैंक से ले रहे होते हैं, वो उसकी जो ऊपर फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, ECIB आपको बताती है कि किसी भी यूजर ने कोई लोन अवेल किया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, उसकी हिस्ट्री किस तरह की है। क्या ये सिस्टम ECIB को ऑटो पार्स करता है या फिर उसको कोई सिस्टम यूजर बैठ के ECIB अपलोड कर रहा होता है और अपलोड करने के बाद उसके अंदर उसके कमेंट्स डाल रहा होता है? ये असल में हमें स्टेट बैंक ने कोई API एक्सपोज नहीं की। ECIB पर बेसिकली स्टेट बैंक पर ECIB चार्ज कर रहा होता है। तो ECIB के लिए एक फ्लो डायग्राम है। जैसे CSO के पास यूजर रजिस्टर्ड हो जाता है, CSO अपनी एप्लीकेशन को लॉग इन करता है और केस सेंड करता है ECIB वाले को, जो कि ब्रांच के अंदर हमारे उसमें वो समझ में आ गया। मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ कि वो फ्लो का जो आइडिया है, उसकी चार्जिंग का भी मुझे बहुत क्लियर आइडिया है। इनफैक्ट जिस सिस्टम को आपने रिप्लेस किया है, वो इससे पिछला वाला सिस्टम जो था ना, वो मेरे ही हाथ का बना हुआ है। वो इसलिए डिटेल्स उसकी आइडिया है। जो आप जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, वो प्लेक्सिस एक सॉफ्टवेयर हाउस था, उसने डेवलप बिल्कुल ऐसे ही प्लेक्सिस। जी हाँ, प्लेक्सिस के डेवलप किया हुआ था। मैं ही उसको ओवरलुक कर रहा था उस टाइम में, तो मुझे उसका डिटेल आइडिया है। लेकिन उस वक्त ECIB जो थी वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड होने की हद तक होती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता था। ECIB के ऊपर कमेंट्स जो थे वो जो भी एंड यूजर होता था या सिस्टम यूजर होता था, वो खुद डालता था। नहीं, अभी भी क्या इसी तरह से है या ECIB को एक्चुअली उसमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली पास हो जाती है? वैसे पूछना ये चाह रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैं वही आपको बता रहा था कि स्टेट बैंक ने हमें कोई ECIB के लिए API एक्सपोज नहीं करी हुई कि जो हम कंज्यूम कर सकें। स्टेट बैंक ने हमें ECIB का एक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। ECIB यूजर, उस यूजर की रेलेवेंट NIC की बेस पे ECIB निकालता है, और वो ECIB जब उसके अम्ब्रेला में, उसकी बकेट में वो एप्लीकेशन आई भी होती है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके वो उस ECIB को अपलोड कर देता है। ठीक है, जब ECIB अपलोड हो जाती है तो वापस ब्रांच मैनेजर के अम्ब्रेला में एप्लीकेशन जाती है, और ब्रांच मैनेजर उसकी ECIB इवेल्युएट करता है PDF फॉर्म में, जो कि स्टेट बैंक के सिस्टम से निकली हुई होती है, जो कि वो 20 इयर्स तक उसके अम्ब्रेला में अटैच रहेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स की बकेट पर। ये आपको यहाँ पे थर्ड लास्ट दिख रहा होगा, अपलोड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। इस टाइम पे उसकी ECIB अपलोड हो रही होती है। ठीक है, आगे आइए। ये हमने स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमें इस तरीके का कोई API एक्सपोज कर दें, जैसे नादरा प्रोवाइड करता है, मगर वो उनके पास अभी सिस्टम नहीं है इस टाइप का। यहाँ तक कि जब मंथ एंड पे हमें ECIB रिपोर्ट करनी होती थी, क्योंकि एज अ HBFC हमें भी स्टेट बैंक को बताना होता है कि भाई ये आप हमसे डेटा ले लेंगे, इन लोगों ने लोन लिया है, आप अपनी ECIB अपडेट कर लें। तो उसका भी उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है, कोई API नहीं है कि हम अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर लें और वो आगे चला जाए। और इसमें ये था, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपको ECIB का डायरेक्ट API हाँ, ECIB आप डायरेक्टली तो कलेक्ट कर ही नहीं रहे, दैट आई अंडरस्टूड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने स्टेट बैंक से जो है ना वो ECIB कलेक्ट तो कर ली, कलेक्ट करने के बाद जब आप उसको अपलोड करते हैं तो क्या सिस्टम उसको पार्स करता है या पार्स नहीं करता? नहीं, पार्स नहीं करता। सिस्टम एज अ PDF डॉक्यूमेंट रीड करता है उसको, और वो जो क्रेडिट कमेटी होती है वो उसको इवेल्युएट करती है। उस मतलब वो हमारा रेलेवेंट नहीं था कि हम उसको पार्स करें। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन होती है उसके डिसीजन के ऊपर। अच्छा, उस केस में होता
होता है, एक केस में ये होता है कि इन केस एक यूजर है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ECIB से, यानी कि वो फर्स्ट टाइम फ्रेश यूजर है, ना उसका कोई क्रेडिट कार्ड था, ना कोई उसका बैंक लाइबिलिटी थी, तो उसकी फ्रेश ECIB आती है, तो उसकी ECIB में कुछ भी नहीं आ रहा होता, तो उसके अंदर उसका NIC और उसका नाम हम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक हमें रिटर्न नहीं करता, उसमें स्टेट बैंक नो डेटा फाउंड दे देता है, तो हमें रिकॉर्ड पर्पस के लिए हम उसका स्टैंपिंग कराते थे यूजर ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू। बाकी इसके अंदर ये क्राइटेरिया था कि एक नॉर्मल यूजर होता है, एक थोड़ा सा हाई फाई यूजर होता है, अगर 3 मिलियन से यूजर कम है तो उसकी एक क्रेडिट कमेटी की टीम होती है जिसके अंदर कंपनी का MD शामिल नहीं होता, और एक क्रेडिट कमेटी की टीम होती है जिसमें MD शामिल होता है। तो अगर 3 मिलियन से लेस देन का केस होता है तो वो छोटी क्रेडिट कमेटी के अंदर जाता था, और अगर क्रेडिट कमेटी 3 मिलियन से ऊपर की तो वो डिफरेंट ऊपर। यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन थी, क्रेडिट कमेटी के ईच इंडिविजुअल मेंबर के पास बकेट में केस जाता था, और क्रेडिट कमेटी आए दिन चेंज होती रहती है, MD भी चेंज होता रहता है, तो ये कस्टमाइज था कि हम अपनी क्रेडिट कमेटी सिस्टम के अंदर खुद डिफाइन कर सकें। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करें प्लीज। बाकी ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रांचेस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रही होती हैं उनकी वैलिडेशन हो रही होती है, मेडिकल हो रहा होता है, साइट इंस्पेक्शन हो रही होती है कि प्रॉपर्टी कितनी कंस्ट्रक्ट हो गई है, कंस्ट्रक्शन केस है तो उसको एक साथ पूरा लोन डिसबर्स नहीं करते, ट्रेंचेस वाइज डिसबर्स कर रहे होते हैं, 30%, 30%, फिर 10%। तो ब्रांच मैनेजर इंस्पेक्ट करता है, फिर इंस्पेक्ट करके वापस आके उसका स्टेटस सिस्टम में डालता है। उसके अंदर गूगल मैप की भी इंटीग्रेशन है कि ब्रांच मैनेजर ने कितना विजिट किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ताकि वो बाद में उसको TAD अप्लाई कर सके। बाकी ये ओवरऑल सिस्टम इस टाइप का है, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था। और एट द एंड ये भी होता है कि हमारे पास लास्ट टाइम पे क्रेडिट कमेटी के पास आके केस रिजेक्ट हो जाता है, तो वो उसके लिए हमारे पास प्रोसेसिंग फीस जो होती थी वो हम उसको 50% रिफंड कर देते हैं, और 50% HBFC के GL में हिट कर जाता है। इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दिखाएगा मुझे, आपने किस तरह से इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास मेंशन नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। तो खास वजह ये थी कि फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, इसके अंदर जो है सिक्योरिटी, सेफ्टी, डेटा रिकवरी और ये हमारा असल में रिक्वायरमेंट्स है, बहुत मेजर चीजें होती हैं, कवर नहीं है, दैट्स सरप्राइजिंग। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसकी जरूरत थी, और ये हमें HBFC की तरफ से खास रिक्वायरमेंट थी, मगर ये हमने अपना 3rd या 2nd फेज पे इसको लेकर गए थे कि अभी हमारा मकसद ये था कि हम किसी तरीके से ये जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जो लॉन्च हुई है हम इसको नए सिस्टम के अंदर इनरोल करें, बजाय इसके कि ये भी डिसेंट्रलाइज पे चला जाए, फिर हम वो वाला डेटा भी माइग्रेट कर रहे हो। तो डेटा माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इसकी वजह से हमने इस कोशिश की कि सिस्टम इस तरीके से लॉन्च कर दिया जाए कि एप्लीकेशन हैप्पी सिनेरियो में निकल जाए, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम डील करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और ये बहुत हाईलाइट हुआ, इस पर बहुत डिबेट हुई, मगर हमें टारगेट्स अचीव करने थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी एक जोर था कंपनी पे, तो इसलिए ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया। मतलब उनकी वैसे तो सिस्टम बहुत जगहों पे चल रहा है, मगर HBFC की एक अपना बिजनेस प्रोसेस था, गवर्नमेंट रूल्स है, तो उसकी वजह से हमें जल्दी डिप्लॉयमेंट करनी थी, तो हमने इस तरीके से मैनेज किया कि हम जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दें। ठीक है, आप लोगों को एक डायग्राम याद होगी जो हमने लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसके अंदर एक घोड़ा गाड़ी है, उसमें घोड़ा पीछे बना हुआ है, ये वाला सिनेरियो हो गया जी। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस फॉर उस्मान? सर रिक्वायरमेंट दिखाएं, उस्मान भाई जरा रिक्वायरमेंट दिखाइएगा। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है दोस्त। इसका कोई जर्नल फॉर्म नहीं होता? मतलब आप बेसिक में कहीं लिख लेते हो कि यार ये चीज चाहिए थी और हमने ये प्रोवाइड कर दी, मतलब ये तो बहुत सर अगर मैं ये जो कोई आप वो बात कर रहे हैं ना, वो चीज इस चीज में अवेलेबल है कि जैसे अब मेरा डोमेन है तो मैं बहुत आराम से समझ पा रहा हूँ। आपका डोमेन अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं हो रहा होगा, वरना जब ये डिजाइन, इसको डिजाइन होने में कोई 1-2 दिन नहीं लगे, 6 से 7 महीने लगे इस चीज को डिजाइन होने में। तो पिक्टोरियल डायग्राम में बंदे को ज्यादा जल्दी गेट हो जाता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा जो हमारे
बिजनेस एनालिस्ट होते हैं उनका रोल होता है, और जो बिजनेस ऑपरेशंस के लोग होते हैं, ब्रांच यूजर होते हैं, इनका सबका इनपुट है बेसिकली। ये किसी एक बंदे का हाथ का काम नहीं है। ठीक है, अच्छा मार्क्स की तरफ आ जाते हैं। वकार, वुड यू लाइक टू प्लेस द मार्क्स हियर? सर इसने बहुत अच्छी की है, मेरे ख्याल में 9.5। 9.5। साबिर? 10। फौजिया? सर फौजिया का मैसेज आया, उनका लाइट का इशू हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो गई आई थिंक। ठीक है, आयशा? 9.5। एमन? हेलो सर जी, 9.5। और अली? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। सर अली भी डिस्कनेक्ट। ओके ओके। असद? सर 9। सर मुझे एक और चीज भी पूछनी थी सर, ये कोई स्टूडेंट के डिजिटल डिविडेंड के नाम से कोई स्टूडेंट है हमारी क्लास में? 2 से 3 बार रिक्वेस्ट हाँ। भेज चुके। यस सर, 2 हाँ से हाँ हाँ, वो उमर असलम है, उमर असलम। उमर असलम है। हाँ, वो 2 से 3 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है, वही मैं देख रहा था। ये कौन? उमर असलम। ठीक है, जब वो आ जाए तो बता दीजिएगा। उसामा? 9.5। 9.5। अच्छा, उस्मान, मैं आपको इस पे रेट करूंगा 8। उसका रीजन सर। ये है कि आपने सिस्टम एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया था। However, as far as the SRS that we have discussed in our class, उसमें और इसमें जो है ना काफी चीजें मिसिंग है, वो आपको अभी अंदाजा है इस बात का। जी सर, वो आइडिया है। बेसिकली बेसिकली ये शुरू के 2 फेजेस पे बेस करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 8 स्कोर करूंगा। आपकी बाकी क्लास जो कि डिस्कनेक्टेड है, तो आपका ओवरऑल स्कोर बना है 7.2। सर उमर भी आ गए। ठीक है, मैं उमर को भी ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कौन प्रेजेंट कर रहा है? सर फौजिया का मेरे पास मैसेज आया था, उनका लाइट का इशू है, तो वो शायद प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, और इसी तरीके से सर मोहम्मद अली का भी यही इशू है, उनके भी मेरे पास मैसेजेस आए थे कि सर से प्लीज रिक्वेस्ट कर लो कि मैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट अगर कर दूं तो। यार मुझे मार्क्स अपलोड करने हैं, बिकॉज वहाँ पे सेक्शनल मार्क्स की जो है ना टाइम बहुत लिमिटेड होता है। जी सर, लिमिटेड है। थोड़ा सा जी सर। चैलेंज है। अच्छा, तो एमन आप प्रेजेंट करेंगी? यस सर। जी प्लीज स्टार्ट कीजिए। सर स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी हो रही। सर मेरा भी सेम टॉपिक है ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है। जी सर, फर्स्टली मैंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट है। लाइक वी हैव प्रोविजनल एजुकेशन बोर्ड का इसमें है कि उनको चाहिए था कि इंस्टीट्यूशन जो है उनकी वो ऑनलाइन सिस्टम एक क्रिएट करे। सही, इसका बैकग्राउंड ये था कि दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम्स कर सकें। जो उनका करंट सिस्टम था वो एक कम्बिनेशन था मैनुअल और कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर था। उनका डेटा जो था वो एक्सेल शीट्स में ही होता था, और अब वो चाहते थे कि उनकी फैसिलिटी हो ऑनलाइन एग्जाम्स लेने की। सो बेसिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में दे रियलाइज कि ऑनलाइन एग्जाम्स हो जो मतलब able to take different types of exams online as time of need. Business objectives आप मुझे टाइटल साइट पे जरा वापस जाइएगा प्लीज। Sorry. टाइटल साइट पे जाइए प्लीज, सबसे ऊपर। Okay. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए प्लीज। Okay. So topic is online exam systems. So
फर्स्ट आई हैव मेड द विजन डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का पहले तो बात है जो उन्होंने ऑल देयर एंट्री टेस्ट जो होते थे वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू होते थे और ऑनलाइन सिस्टम वो बनाना चाहते थे। तो बेसिक उनका बैकग्राउंड ये था कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे थे जिससे वो ऑनलाइन एग्जाम्स ले सकें। और ये आपने कहाँ पे यूज किया है? ये कोई रियल प्रोजेक्ट है या आपने सिर्फ ये एसआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है? जी SRS के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। रियल प्रोजेक्ट नहीं है सर ये मैंने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, इसके नीचे है मेरे पास SRS नहीं डॉक्यूमेंट। नहीं मैं कह रहा हूँ ये जिस प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर रही हैं जी क्या ये कोई रियल प्रोजेक्ट है या आपने सिर्फ और सिर्फ एसआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डॉक्यूमेंट को जनरेट किया? ऐसे पूछना मैं ये चाह रहा था। सर ये बेसिकली मैंने लास्ट कोर्स में पढ़ा था, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके और आपको मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके सर, कंटेंट से आप आगे आ जाइए। नहीं आप कंटेंट से आगे आ जाइए। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन जिसके अंदर पर्पस डिफाइन किया है फर्स्ट। ठीक है। देन डॉक्यूमेंट कन्वर्जन्स, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है, इंटरनल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स हैं, सिस्टम फीचर्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं और डिफरेंट अदर रिक्वायरमेंट्स। सब बेसिक पर्पस जो है डॉक्यूमेंट का जो एनालाइज कर सके और मैनेज कर सके नीड्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन व्हिच इज PEB एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाम से। ठीक है। डॉक्यूमेंट कन्वर्जन्स में हमारे पास जो है मेन सेक्शन टाइटल्स का आता है जिसके अंदर फॉन्ट है, पेज साइज, सब सेक्शंस हैं, अदर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस हैं। इंटेंडेड ऑडियंस एंड रीडिंग सजेशंस में हमारे पास यूजर्स हैं जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को रन कर सकें। टीचर्स एंड एवेल्युएटर्स हैं। डेवलपर्स जो बेसिकली डेवलप करेंगे रिक्वायरमेंट्स को। स्टूडेंट्स यूजर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को रन कैसे करेगा? से यूजर तो फ्रंट एंड पे होता है ना, मतलब यूजर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। जी आपने यहाँ पे लिखा है द यूजर ऑफ द सिस्टम विल हैव एन आइडिया अबाउट what should be the minimum hardware and software requirements to run the system. सही है। So यूजर के पास तो इंफॉर्मेशन होगी अबाउट बिजनेस। यस। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वो किस तरह से दे सकता है? हार्डवेयर रिक्वायरमेंट तो जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होगा उसके पास होंगी ना। जी बिल्कुल। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। एमन आपको सवाल क्लियर हुआ है? नहीं। यस सर। इसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को ही मतलब यूजर फ्रंट एंड पे होता है और यूजर तो जस्ट यूज करेगा, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को एसेच नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ओके। नेक्स्ट आर डेवलपर्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स का रोल ये है कि स्टूडेंट जो है वो फ्रंट एंड यूजर्स होंगे जो आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं सर, फंस गई है। अच्छा, मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गए। कैन एनीबडी प्लीज कांटेक्ट एमन ऑन फोन कैन चेक के अगर वो कनेक्ट होने में कुछ चेंज देर हो रही है तो हम किसी और से कंटिन्यू कर लेते हैं, बाद में दोबारा से वो ट्राई कर लें। जी सर, कंटिन्यू कर लेते हैं किसी और से, मे भी इनका प्रॉब्लम हो गया, मैं पता कर लेता हूँ उनसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन लाइन मेरे पास एमन के बाद अली आ जाते हैं। अली आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर अली अवेलेबल नहीं है, उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि सर वो आज नहीं दे पाएंगे। असद। यस सर। जी असद, आप प्लीज स्टार्ट करें। ठीक है सर। असद आपका सामा है, फिर उमर है, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर हो गई?
जी हो गई है, जी स्टार्ट सर कीजिए। थोड़ा सा बेसिकली जल्दी करेंगे ताकि टाइम हमारा सेव हो जाए। जी सर बेसिकली ये मैं क्योंकि बैंक के पीएमओ में हूँ तो मेरा एक प्रोजेक्ट था, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। हम बेसिकली जो कस्टमर की केवाईसी ईडीडी होती है उसमें एनहांस ड्यू डिलिजेंस और केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर, जो कि कस्टमर की प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। और ड्यू डिलिजेंस के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कस्टमर कौन सा हाई रिस्क है, कौन सा मीडियम रिस्क है। सही है, इस तरह से होता है। अच्छा सर, उसमें कुछ गैप्स थे हमारे जो हमारा अभी सॉफ्टवेयर है एच प्लस, उसके अंदर इन इन दोनों की जो मैकेनिज्म है उनमें कुछ गैप्स थे जो कि हमें आइडेंटिफाई हुए थे। और स्टेट बैंक ने उस पर हमें कहा था कि भाई ये आप रेक्टिफाई करें, इनमें आप चीज़ें अमेंड करें और इनको पूरा रिवैम्प करना प्रोसेस को। तो ये आप कौन डॉक्यूमेंट सी मैंने कंपनी से बिलोंग करते हैं? सर एचएमबी में हूँ मैं। ठीक है। तो सर ये हमारा वहीं का ही डॉक्यूमेंट है, मेरा ये मैंने ही पूरा बनाया था। बेसिकली टेबल ऑफ सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट अप्रूव वगैरह, डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रोजेक्ट की समरी है, उसके बाद फिर प्लानिंग, स्टेक होल्डर्स कौन है, फाइनेंशियल अगर कुछ इन्वॉल्व है या प्रोजेक्ट में रिस्क या एब्रीवेशंस, ये हमारी हेडिंग्स है। ठीक है। अच्छा सर, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि हम स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट थी कि आपकी कस्टमर की जो प्रोफाइल है ना वो सबकी कस्टमर की एक होनी चाहिए। भले उस कस्टमर के जितने भी अकाउंट्स हो, अगर उसका कोई एक अकाउंट हाई रिस्क हो गया है किसी भी पैरामीटर या किसी भी रिस्क की वजह से, चाहे वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो गया फॉर एग्जांपल अगर कोई, तो उसके तमाम अकाउंट्स की जो केवाईसी है वो सब हार्मोनाइज्ड हो और सब अकाउंट्स की केवाईसी उसकी हाई होनी चाहिए उसके एक पैरामीटर के या उसके एक किसी हाई रिस्क क्राइटेरिया के वजह से। ठीक है, तो उसको फिर मैंने असेस इस तरह से करना था कि रिस्क पॉइंट्स हम लोग असाइन करते हैं कस्टमर के बेस्ड ऑन उसकी प्रोफाइल के, वो क्या जॉब करता है, कहाँ रहता है, कौन सी उसकी काउंटर पार्टीज हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो इसको हमने पूरा रिवैम्प किया था। बेसिकली ये पूरा एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये उसका एक बिल्कुल एक फेज 1 का एक पार्ट है जिसमें 3 हमारे प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व थे, जिसको हमने फिर मल्टीपल माइलस्टोन्स में तोड़ा था और उसके बाद उसको मैंने प्रोसेस कराया था। अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसका फेज 2 अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सर इसमें बेसिकली हमने किया ये था कि जो हाई रिस्क एरियाज की ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को रिस्क स्कोर असाइन किया था और उस रिस्क स्कोर को कस्टमर की केवाईसी में इनकॉर्पोरेट करना एज पर स्टेट बैंक की गाइडलाइंस। और दूसरा ये कि केवाईसी के जो पैरामीटर्स होते हैं वो उनको चेंज किया, काफ़ी जो पुराने पैरामीटर्स थे उनको ऑब्सलीट किया, नए पैरामीटर्स इंक्लूड किए, लेकिन उनको ऑब्सलीट करने के साथ ये मेक श्योर किया कि जिनकी केवाईसी जो है वो अपडेट नहीं हो रही है तो उनमें से वो पैरामीटर्स रिमूव ना हो बल्कि वो शो होते रहे अनटिल अनलेस कि वो अपडेट हो। और जैसे ही वो अपडेट होगी तो जो होगा ये कि अगर वो हाई रिस्क क्राइटेरिया में फॉल होती है और उससे रिलेटेड उसकी एंटिटी आईडी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो भी हाई रिस्क हो जाएंगे। इसी तरह से जब वो हाई रिस्क होते हैं तो वो एनहांस ड्यू डिलिजेंस के क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास कुछ लूप होल्स थे। वो ये कि एक कस्टमर की मल्टीपल टाइप की एनहांस ड्यू डिलिजेंस हो सकती है, या तो वो किसी उसकी एक ट्रांजैक्शन अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या कोई उसकी ऐसी कोई रिस्क फैक्टर की वजह से उस पर ट्रिगर हुआ, ट्रिगर बेस्ड एनहांस ड्यू डिलिजेंस उसकी जनरेट हो गई, या उसकी अपनी रिस्क स्कोरिंग ही हाई हो गई उसकी कस्टमर की प्रोफाइल की वजह से। और इसी तरह एक होती है कुछ कस्टमर्स ऐसे भी जिनको हम रिपोर्ट करते हैं स्टेट बैंक को कि यार इनकी प्रोफाइल में या इनके बैंक की ट्रांजैक्शन जो है वो सस्पिशियस है, तो हम रिपोर्ट करते हैं एफएमयू को, तो उनको भी हम हाई रिस्क मार्क करते हैं, वो हम लोग खुद करते हैं। तो ये 3 टाइप की जो एनहांस इंटेलिजेंस थी इनको हार्मोनाइज करना कि अगर कोई इन एडीडीज को रिव्यू करना चाह रहा है, उनका पूरा कंप्लीशन का प्रोसेस है जिसमें ब्रांच डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब इन्वॉल्व होती है। तो जो यूज़र एंड है, जो मेरा यूज़र है, उसको उसकी सारी एडीडीज एक जगह दिखे, पूरा कस्टमर वो पूरा एक साथ रिव्यू कर सके, उसको पूरा एक साथ प्रोसेस कर सके, अगर उसको रिजेक्ट करना है किसी एक को तो एक को रिजेक्ट कर सके, 3 को कंप्लीट कर सके। इस तरह की चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करवाई। उसके बाद सर इसके मैं आपको अगर यूज़ केसेस दिखाऊँ, मुझे 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ यूज़ केसेस की। सही, इसका पूरा फ्लो था कि केवाईसी बेस्ड हाई रिस्क अकाउंट अगर एग्जिस्टिंग होंगे तो क्या होगा, अगर न्यू ओपन अकाउंट है तो वो किस तरह से प्रोसेस होगा, किस तरह से एडीडी क्राइटेरिया में फॉल होंगे, फॉल होने के बाद अगर वो इस कैटेगरी में है तो वो कौन सी कैटेगरी की एडीडी में गिरेगा। ये सारी चीज़ें हमने इसमें इम्प्लीमेंट की थी, ये सब मैंने ही डिज़ाइन किया था बाकायदा। और ये केवाईसी रिस्क बेस्ड के फिर अलग अलग कि अगर वो रिस्क बेस्ड न्यू अकाउंट नहीं है और कोई ऑन गोइंग अकाउंट है और उसका केवाईसी का स्टेटस ये है, या अगर कोई ऐसा अकाउंट खुलने आया है जिसका ऑलरेडी ईडीडी में कोई अकाउंट है मैन्युअली मार्क के केस में
और वो खुलने आता है तो उसका जो करंट अकाउंट है वो भी उस कैटेगरी में फॉल हो जाए बेस्ड ऑन उसकी एंटिटी आईडी, क्योंकि सेम ही होगी, क्योंकि वो एक ही कस्टमर कंसीडर होगा बैंक में। सर ये पूरे इसके सारे प्रोसेस फ्लो थे। उसके बाद सर इसमें ये डायग्राम थी हमारी, जिसमें बताया था कि अकाउंट पूरा प्रोसेस फ्लो चलेगा किस तरह। प्रोसेस डायग्राम में ये पूरी के होगा क्या। सेकंड ऑथराइजर, बेसिकली इसमें चार ऑथराइजिंग लेवल होते हैं। एक ब्रांच होती है, उसके बाद फिर कंप्लायंस एंड होता है, उसके बाद फिर एक एरिया जोनल हेड अप्रूव करते हैं, उसके बाद फिर एक कंप्लायंस का जो ओवरऑल जो हेड करते हैं वो उस ईडी को अप्रूव करते हैं। तो उन सब के एंड पे कौन कौन से प्रोसेसेस चलेंगे, किस तरह से वो रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे और क्या होगा, और सब मैं आपको इसका ये भी दिखाई दूँ माइलस्टोन्स। ये सर इसका पूरा प्रोजेक्ट प्लान मैंने बनाया था कि किक ऑफ कब होगा, कब चलेगा, कौन कौन से फेज में कौन कौन से काम होंगे, किन किन माइलस्टोन्स में तोड़ा इनको, तमाम टास्क को माइलस्टोन्स में तोड़ के, और ये सारी चीज़ें पूरा एक प्रोजेक्ट का प्लान बनाया हुआ था। बेसिकली सर इस काम को करने के लिए हमने फिर एक स्केजुलर भी डिज़ाइन किया जो कि डेली बेसिस पे अब चलता है। जितने भी बैंक में रोज़ अकाउंट ओपन होते हैं वो ये देखता है क्या इसके रिलेटेड अकाउंट कोई हाई रिस्क है या नहीं है, या ये खुद हाई रिस्क है, उसके कोई लो या मीडियम अकाउंट नहीं है। अगर है तो उन सबको एट द एंड ऑफ द डे सबको हाई रिस्क करता है, सबकी प्रोफाइल को हार्मोनाइज करता है और उनको एडीडी की जिस क्राइटेरिया में होती है उसमें वो फॉल करवा देता है। बेसिकली सर ये अभी इसका फेज़ 1 था जिसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ लॉग रिपोर्ट्स थी हमारी जो कि ये बता सकेंगे कब ईडीडी डाउनग्रेड हो रही है। डाउनग्रेड भी करते हैं, डाउनग्रेड का मतलब होता है कि कोई गलती से या कोई वन ऑफ द ट्रांजैक्शन की वजह से एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस की क्राइटेरिया में आ गया बट उसकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है। हो सकता है उसकी अकाउंट की लिमिट कम थी, उसने ज़्यादा पैसे अकाउंट में आ गए किसी वजह से, कोई उसने परचेज कोई सेल कर दी, उसकी सेल की वजह से आ गए, तो वो उस क्राइटेरिया में फॉल हो गया तो उसको डाउनग्रेड कर देते हैं, वो ईडीडी से बाहर हो जाता है। उसकी पूरी लॉग मेंटेन होना और ये सारी चीज़ें इसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी। पूरे जो प्रोसेसेस हैं बेसिकली 4 प्रोसेसेस हैं हमारे, 4 अलग-अलग मिनी प्रोजेक्ट्स की सूरत में। ठीक है। अच्छा मुझे इसमें ये बताइएगा कि आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का आपने कहाँ मेंशन की हुई है? सर आपकी आवाज़ कम आ रही है। अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। मैं पूछ रहा था कि इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मुझे प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा दिखा दीजिए, कहाँ पर है कहीं पे है? सर इसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो थी वो रिपोर्ट्स के लिहाज से ज़्यादा थी। जैसे सर ये लॉग रिपोर्ट की मैं जो बात कर रहा था कि एक्सेप्टेबल लॉग रिपोर्ट चाहिए, और इस तरह के जो चेक्स हैं, जो छोटे-छोटे चेक्स हैं कि जो कि मेक श्योर करें कि कोई ये तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ना? ये मुझे एक्सेप्टेबल रिपोर्ट चाहिए, ये नॉन फंक्शनल किस तरह से हुआ? सर ये उनके आप कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स एक नहीं है फीचर है, एक बेसिकली। फीचर है नहीं, यस वो सर, ये सही है आपकी बात कि रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने खुद से डाली थी, लेकिन ये यस तो सर, फीचर है ना कि आप अगर एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकें एक्सेल में या मुख्तलिफ दूसरे किसी और फॉर्मेट में। ये यस तो सर, फीचर हुआ। नॉन फंक्शनल हमने पढ़ा था कि ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि आपके पास डायरेक्टली आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, इस तरह की रिलायबिलिटी, जी इन सर। एलिमेंट्स को हिट कर रही होती है। तो ये आपने कहीं डिस्कस किया है डॉक्यूमेंट में? ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने सर इस तरह से कैटर किया, अगर मैं आपको दिखाऊं जैसे ये सर बेसिकली जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि सर हमारे एक रिक्वायरमेंट थी जैसे प्रोसेस जो है वो रिस्क स्कोर सबको असाइन तो करता है, लेकिन उसमें कुछ चेक्स है जो रिक्वायर्ड नहीं थे, लेकिन अगर वो चेक्स लग जाए तो बेसिकली उससे फ़ायदा ही होगा कि अ, अगर कोई उस प्रोसेस से आउट भी जा रहा है तो वो जा नहीं पाएगा इन चेक्स की वजह से। जैसे कि हमने यहाँ पे चेक का जिक्र किया हुआ है, तो सर इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी या यूज़र पर्सपेक्टिव से कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे खुद लगी कि यार ये चीज़ होनी चाहिए जो कि इफेक्टिव रहेगी मेरे कंट्रोल्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में। तो वो चीज़ें मैंने चेक्स की सूरत में बीच में इन डॉक्यूमेंट डाली हुई इन पॉइंट्स बेसिकली। लेकिन देखिए वो आप सारी बातें सही कह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट नहीं दी थी, आपने खुद से रिक्वायरमेंट डाली थी। यस सर। सही है। देखिए जब आप खुद से कोई चीज़ डालते हैं तो वो ही फर्दर कैटेगराइज होती है कि फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। आप जो जिन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं वो सारी फंक्शनल चीज़ें हैं कि आपने फंक्शनली एप्लीकेशन को किस तरह से मैनेज किया हुआ है। नॉन फंक्शनल डज नॉट मीन कि आपने कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट नहीं दी थी। नॉन फंक्शनल मीन्स कि इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिकॉज़ इसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट जो है हिट होती है
आपकी ओवरऑल जो आर्किटेक्चर होता है एप्लीकेशन का उस तरफ होती है। यस सर, लेकिन सर ये मेरा जो बेसिकली जो तीनों 4 मॉड्यूल्स है ना, ये बेसिकली ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर में है, जो कि ऑलरेडी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से जो है वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। तो सर इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं उस आप। लिहाज से एक चीज आप बता रहे हैं भूल गए हैं, वो मैं ऐड कर देता हूँ उसमें। वो ये है कि आप जब बैंकिंग एप्लीकेशंस बनाते हैं तो स्टेट बैंक ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑलरेडी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट जनरेट किया हुआ है, जिसकी बेसिस के ऊपर कोई भी बैंक जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करता है, चाहे वो स्टेट बैंक की हो या वो किसी और दूसरे कन्वेंशनल बैंकिंग की हो, वो एक सर्टेन पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट चलती हैं, जिसके अंदर उनकी बैकअप्स, उनकी ट्रेल, उनके सारे मामला जो है ना वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। यस सर, वो मैनुअल होता है स्टेट बैंक वो का। मैनुअल होता है और जी। वो उस मैनुअल के आगे वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होती यस सर, वो इसमें अच्छा, मेंशन नहीं है सर, वो दूसरे डॉक्यूमेंट उसमें होती है, वो mention मैं नहीं दिखा नहीं सकता वो क्योंकि ऑफिशियल होता है। है। ठीक है, वो मुझे अंदाजा है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चंस गाइस? वी हैव तकरीबन 2 minutes टू रैप दिस प्रेजेंटेशन। हम दोबारा कनेक्ट करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ देम। कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के पास? नो No सर। sir, no question. From my side. ठीक है, लेट्स गो फॉर स्कोरिंग। हम उस्मान जी प्रेजेंटेशन देख रहे थे, राइट? सॉरी, उस्मान कह रहा हूँ, असद की प्रेजेंटेशन देख रहे थे ना। तो असद मुझे ये बताइए कि बल्कि असद नहीं बताया, आफान स्कोर Sir, full 10 marks. 10, वकार जी सर। यस सर, मेरी तरफ से भी 10। 10, साबिर 9. 9, फौजिया कनेक्टेड नहीं Fauziya है, not available, sir. आयशा 9. 9, एमन Ayman also not available, sir. काजी उस्मान Sir, 9. 9, अली Not available, sir. सर लेस देन अ मिनट रह गया, हम रिकनेक्ट कर लें पहले। बस 2 मिनट, 2 लोग रह गए। उसामा 9.5. और उमर 9. 9। ठीक है, मैं आपको इसको स्कोर करूंगा 8। ठीक है, आपका ओवरऑल स्कोर हो गया 7.3। ठीक है, हम दोबारा से करें और अब उसामा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक। Okay, sir.